ये देखिए बेटा, आपका ये जेई मेंस 2024 का जो सेकंड वाला पार्ट हुआ है, जेई मेंस 2024 का जो सेकंड वाला पार्ट है, उसका एक एक यूनिट करके क्लास 11th क्लास 12th एक एक यूनिट करके सारे टॉपिक आपके डिस्कस किए जा रहे हैं। और ऐसे ही सेशन फर्स्ट का भी आपका सारा डिस्कस हो जाएगा। तो इसमें देखो, यूनिट छोड़ दीजिए, ये टॉपिक जो है हेडिंग प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब जो बेटा आपका क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाला टॉपिक है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाला जो टॉपिक है, उसी ये सारे के सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं। तो आओ इसमें देखो, पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका है इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन। ढंग से इसमें आराम से समझ लीजिए और समझिए। इन द प्रिपरेशन ऑफ आयरन ग्रुप थर्ड, ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जो बेटा आपकी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री होती है उसमें आयरन ग्रुप नंबर थर्ड में होता है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें आयरन किस ग्रुप में होता है? थर्ड। इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ ग्रुप थर्ड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस अमोनियम क्लोराइड इज एडेड बिफोर एडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू। अब ढंग से समझिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे होगा। ये आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन नहीं है। जो नया बेटा सिलेबस जुड़ा है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो है। तो अब ये देखिए, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में जो एक आपका हुआ ग्रुप नंबर 2, एक आपका हुआ ग्रुप नंबर 3 और एक आपका हुआ ग्रुप नंबर 4। ग्रुप नंबर 2 के जो मेटल होते हैं वो मेटल सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं। ग्रुप नंबर 4 भी जो होता है ये बेटा मेटल सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है। लेकिन ग्रुप नंबर जो थर्ड होता है, इनके मेटल जैसे आयरन, ये जो आपके प्रेसिपिटेट होते हैं ये मेटल हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होंगे। ग्रुप नंबर थर्ड जब बेटा प्रेसिपिटेट होगा तो किस फॉर्म में होगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। और ग्रुप नंबर थर्ड के मेटल हाइड्रोक्साइड की केएसपी की वैल्यू क्या होती है? कम। केएसपी की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। ठीक, याद रखिएगा, इनके केएसपी की वैल्यू कम होती है और इनके केएसपी की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है। फिर से ये देख लो, जो आपका बेटा क्वालिटेटिव एनालिसिस रेडिकल वाली केमिस्ट्री है उसमें ग्रुप नंबर दूसरा, ग्रुप नंबर तीसरा और ग्रुप नंबर चौथा, ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 4 अपने सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होंगे। ग्रुप नंबर 2 का जो सल्फाइड होता है, जो मेटल सल्फाइड होते हैं, उनके केएसपी की वैल्यू कम होती है। और ग्रुप नंबर 4 में जो मेटल सल्फाइड होंगे उनके केएसपी की वैल्यू ज्यादा होगी। और ग्रुप नंबर थर्ड जो होता है वो मेटल हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है, लेकिन इसकी भी केएसपी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। अब यहां पे देखो, एग्जामिनर कह रहा है, यहां पे आराम से समझिए कि ये आपका आयरन है, आयरन है और आयरन को हमें प्रेसिपिटेट करना है उसके हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में। तो हम आयरन की रिएक्शन कराते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। आयरन को एक्वस अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा पास किया जाता है, तो ये बनता है फेरिक हाइड्रोक्साइड। और ये फेरिक हाइड्रोक्साइड जो होता है वो बेटा आपका प्रेसिपिटेट हो जाता है। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड जो होता है प्रेसिपिटेट होता है। याद रखिएगा, आयरन, एल्यूमिनियम और क्रोमियम, आयरन, एल्यूमिनियम और क्रोमियम, आयरन, एल्यूमिनियम और क्रोमियम, ये तीनों अपने हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं। आयरन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम जब भी ये प्रेसिपिटेट होंगे अपने किस के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होंगे? हाइड्रोक्साइड। अब ये जो आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड है इसकी केएसपी की वैल्यू कम है, केएसपी की वैल्यू कम है। तो ढंग से समझो, इसका हमें केएसपी की वैल्यू लिखना है तो केएसपी इक्वल टू होगा फेरिक आयन का कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन और पावर 3, ये आपका होगा। तो ये देखो, इसकी फेरिक हाइड्रोक्साइड की वैल्यू कम करनी है तो हम आयरन को लिमिट नहीं कर सकते हैं। लिमिट किसको करेंगे? इस हाइड्रोक्साइड आयन को। और हाइड्रोक्साइड आयन की वैल्यू मात्रा जितनी कम, मैग्नीट्यूड जितनी कम, ये बेटा आपका केएसपी की वैल्यू भी क्या आएगी? कम आएगी। तो थर्ड ग्रुप जो होता है उसके हाइड्रोक्साइड की केएसपी की वैल्यू कम। केएसपी की वैल्यू को कम करने के लिए इसका आयोनाइजेशन कम होना चाहिए और आयोनाइजेशन को कम करने के लिए एक
बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कॉमन आयन इफेक्ट वाला मिलाना चाहिए, और उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का नाम यहां पे दिया हुआ है अमोनियम क्लोराइड। समझ गए क्वेश्चन? तो आयरन ग्रुप थर्ड का है, हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है। रिएक्शन कैसे होती है? आयरन की अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगी, फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्रेसिपिटेट होगा, जिसके Ksp की वैल्यू कम होगी। अब इसके Ksp की वैल्यू को कम करने के लिए, ये Ksp का फार्मूला हुआ, इसके Ksp की वैल्यू को कम करने के लिए हाइड्रोक्साइड कम होना चाहिए। हाइड्रोक्साइड कम होने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड कम आयोनाइज होना चाहिए। और याद रखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक बेस होता है। जब हम इसमें बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तो कॉमन आयन इफेक्ट के द्वारा ये बेटा कम टूटेगा, इसकी कंसंट्रेशन क्या मिलेगी? कम। तो यहां पे देखिए आंसर कौन सा गया? सेकंड, डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो ये पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। सेकेंड ग्रुप क्वालिटेटिव एनालिसिस में सेकेंड ग्रुप फोर्थ ग्रुप के जो रेडिकल होते हैं मेटल सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होंगे। सेकेंड ग्रुप वालों की Ksp की वैल्यू कम, फोर्थ ग्रुप वालों की Ksp की वैल्यू ज्यादा। थर्ड ग्रुप मेटल आयरन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम अपने हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होंगे, और वहां भी उनकी Ksp की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो ये आपका क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आइए। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड डज नॉट गिव लेसिजिनी टेस्ट। इसमें पूछ रहा है एग्जामिनर कि हमारे पास चार ये ऑप्शन हैं और इन चारों में से कौन लेसिजिनी टेस्ट नहीं देगा। तो ढंग से सुनिए, लेसिजिनी टेस्ट होने के लिए पहले लेसिजिनी एक्सट्रैक्ट बनना चाहिए, लेसिजिनी एक्सट्रैक्ट। और ढंग से देखो तो सारे ये कंपाउंड नाइट्रोजन कंटेनिंग है, नाइट्रोजन कंटेनिंग है। ग्लाइसिन नाइट्रोजन कंटेनिंग, हाइड्राजीन नाइट्रोजन कंटेनिंग। तो ये बेटा लेसिजिनी टेस्ट, और आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हम नाइट्रोजन का डिटेक्शन लेसिजिनी टेस्ट के द्वारा करा रहे हैं तो पहले स्टेप में एक लेसिजिनी एक्सट्रैक्ट बनता है जो होता है सोडियम साइनाइड। ये आपका सोडियम साइनाइड हुआ। अब ये बताओ, जब लेसिजिनी टेस्ट में लेसिजिनी एक्सट्रैक्ट सोडियम साइनाइड बनेगा तभी तो आगे रिएक्शन प्रोसीड करेगी। फेनाइल हाइड्राजीन में नाइट्रोजन है और फेनाइल के अंदर कार्बन है, तो ये बन सकता है। ग्लाइसिन के अंदर, ग्लाइसिन इम्यूनो एसिड होती है, इम्यूनो ग्रुप भी होगा, कार्बोक्सी ग्रुप भी होगा, मतलब कार्बन नाइट्रोजन दोनों मिलेंगे, ये लेसिजिनी एक्सट्रैक्ट बनेगा। यूरिया का फार्मूला आप जानते हो, NH2CO NH2। यूरिया में कार्बन नाइट्रोजन दोनों है, लेसिजिनी एक्सट्रैक्ट बनेगा। लेकिन बेटा हाइड्राजीन, हाइड्राजीन का फार्मूला होता है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, और हाइड्राजीन में जब कार्बन ही नहीं है, केवल नाइट्रोजन है, तो केवल नाइट्रोजन होने से बेटा ये लेसिजिनी एक्सट्रैक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। मतलब हाइड्राजीन ये सही आंसर होगा, ये लेसिजिनी एक्सट्रैक्ट नहीं बनाएगा, लेसिजिनी टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आइए अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, द एडजॉर्बेंट यूज्ड इन एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज आर। बेटा एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में जो एडजॉर्बेंट यूज होता है, सॉलिड एडजॉर्बेंट, एनसीईआरटी पढ़िए, सॉलिड एडजॉर्बेंट। तो उसका दो एग्जांपल दिया हुआ है, एक दिया हुआ है एल्यूमिना और एक दिया हुआ है सिलिका जेल। एक दिया हुआ है एल्यूमिना और एक क्या दिया हुआ है? सिलिका जेल। तो एक दिया हुआ है एल्यूमिना और एक क्या दिया हुआ है? सिलिका जेल। तो आंसर वो जाएगा जिसमें ए और बी होगा। मतलब आंसर कौन सा हो गया? थर्ड। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ए पॉजिटिव टेस्ट विथ निनहाइड्रीन। ये बेटा आपके सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन पूछ लिए सब। ये क्वेश्चन आपका जो है बायोमोलिक्यूल में पहले था, बायोमोलिक्यूल में पहले ये क्वेश्चन था। कहीं एनसीईआरटी में इस टेस्ट का नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर वही चीज, ये जाके देखिए जो आप क्लास 12th में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का बनाते हो उसमें बेटा ये दिया हुआ है निनहाइड्रीन, इसका टेस्ट दिया हुआ है। तो निनहाइड्रीन जो होता है ये प्रोटीन का टेस्ट होता है। निनहाइड्रीन, बस इतना ही आपको याद रखना है कि प्रोटीन का टेस्ट होता है। निनहाइड्रीन प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए होता है जेंथोप्रोटीन। निनहाइड्रीन प्रोटीन, स्पेशली जेंथोप्रोटीन, निनहाइड्रीन प्रोटीन के लिए होता है। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड हो, पेप्टाइड बॉन्ड हो, उनको भी ये डिटेक्ट कर सकता है।
पेप्टाइड बॉन्ड कहो, प्रोटीन कहो, उनको डिटेक्ट करने के लिए निन हाइड्रिन नामक रिएजेंट का यूज होगा। सेलुलोज में पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये देखिए पॉलीविनाइल क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसमें भी कहीं पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है। सेलुलोज में पेप्टाइड बॉन्ड नहीं, सेलुलोज स्टार्च दोनों कार्बोहाइड्रेट है, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं। लेकिन ढंग से देखो, एग एल्ब्यूमिन और अंडे का जो सफेद वाला पार्ट होता है, जो एल्ब्यूमिन होती है, वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि प्रोटीन होती है। और जब बेटा प्रोटीन होगी तो पेप्टाइड बॉन्ड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड होगा तो उसको डिटेक्ट करने के लिए जो केमिकल यूज होगा उसका नाम क्या होगा? निन हाइड्रिन। क्लियर? आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये देखिए, इस क्वेश्चन को बेटा आप हटाइए। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन जो होगा वो कभी भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। जो आपका बेटा कॉलम क्रोमेटोग्राफी होता है, जिसमें रिटार्डेशन फैक्टर का कैलकुलेशन होता है, सिंपल आप एनसीईआरटी से आरएफ का फार्मूला रट जाइए, कभी भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व ना कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप हटाइए, रिमूव कीजिए। अगले क्वेश्चन में आइए। तो देखिए इसमें अगला क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है? फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन सल्फोनिक एसिड। आपको मालूम है कि सल्फोनिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है SO3H। SO3H सही आंसर कौन सा होगा? सेकंड। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखिए, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कह रहा है कि इनमें से कौन कौन सी बात सही है, कौन कौन सी बात सही है। अब यहां पे देखो, ग्लिसरॉल इज प्यूरिफाइड बाई वैक्यूम डिस्टिलेशन बिकॉज इट डिकम्पोजेज एट इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ये बात बेटा सही है। ठीक, ग्लिसरॉल जो होता है वो अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे टूट जाता है, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे टूट जाए उसको बेटा प्यूरिफाइड किया जाता है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो ये आपका सही है, पहला वाला स्टेटमेंट। अब दूसरे पे आइए। एनिलीन कैन बी प्यूरिफाइड बाई स्टीम डिस्टिलेशन एज एनिलीन इज मिसबिल इन वाटर। गलत लैंग्वेज बेटा। एनिलीन स्टीम डिस्टिलेशन से तो प्यूरिफाइड होगा, लेकिन बेटा एनिलीन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वाटर में क्या होता है? इनसॉल्युबल, उसके लिए यूज होता है स्टीम डिस्टिलेशन। जो वाटर के साथ इमिसबिल होगा उसके लिए होता है स्टीम डिस्टिलेशन। और यहां पे लैंग्वेज क्या यूज किया है? मिसबिल। मतलब ये सेकंड वाली जो पॉइंट है ये गलत है। अब अगला देखिए, इथेनॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इथेनॉल वाटर मिक्सचर बाई एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन बिकॉज इट फॉर्म्स एजियोट्रॉप। बात सही है। इथेनॉल और वाटर का जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है, इथेनॉल प्लस वाटर का जो मिक्सचर होता है, एक कांस्टेंट जो वो कंसंट्रेशन पे होता है ना, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है। और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए ना तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज होगा, ना बेटा नॉर्मल डिस्टिलेशन का यूज होगा, बल्कि किसका यूज होगा? एजियोट्रॉपिक मेथड, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। याद रखिएगा, स्प्रिट रेक्टिफाइड स्प्रिट, एनसीईआरटी में पढ़िए। रेक्टिफाइड स्प्रिट जो होती है, रेक्टिफाइड स्प्रिट, जिसमें बेटा थोड़ा सा हमें परसेंटेज नहीं याद आ रहा है एनसीईआरटी वाला। रेक्टिफाइड स्प्रिट जो होती है जिसमें इथेनॉल होता है प्लस वाटर होता है, दोनों का एक फिक्स कंसंट्रेशन होता है। ठीक, और उस फिक्स कंसंट्रेशन पे वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मतलब कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर की तरीके से काम करते हैं। तो ये वाला भी आपका सही है। अगला, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्योर इफ मिक्स मेल्टिंग पॉइंट इज रिमेन सेम। ठीक, ये भी आपका सही है। देखिए, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योर तब माना जाता है जब जैसे दो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दोनों को मिलाइए तो दोनों की मेल्टिंग पॉइंट आपकी चेंज ना हो, मेल्टिंग पॉइंट क्या रहे? फिक्स रहे। ठीक, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कहा जाता है? प्योर। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्योरिटी मेजर करने के लिए सबसे अच्छा क्राइटेरिया क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। तो इसमें ए सही है, सी सही है, और कौन सा सही है? डी। तो आंसर जाएगा सेकंड, सातवें का। अगले पे आइए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। देखिए क्या है, द करेक्ट स्टेटमेंट among the following
फॉर ए क्रोमेटोग्राफी प्यूरिफिकेशन मेथड इज। ठीक, क्रोमेटोग्राफी प्यूरिफिकेशन मेथड के लिए कौन सी बात सही है? तो इसमें देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड रन फास्टर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड रन फास्टर देन सॉल्वेंट इन द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक प्लेट। गलत है। ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर होता है और वो बेटा जो सॉल्वेंट होता है वो पोलर होता है। तो पोलर को पोलर ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो पोलर जल्दी मूव करता है, और जल्दी मूव करता है तो पहले एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये वाली बात गलत है। ठीक, पहला वाला गलत है। ढंग से सुन लीजिए, जो आपका बेटा जिसमें एब्जॉर्प्शन होता है ना, वो आपका पोलर होता है। अब एक आपका सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्वेंट होता है जो ऊपर चढ़ता है, और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ऊपर चढ़ता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर हुआ, और जो सॉल्वेंट है जिसमें चढ़ना है, जो सॉल्यूशन है जिसमें चढ़ना है, वो पोलर होता है। तो ये बताओ, नॉन पोलर को पोलर जल्दी अट्रैक्ट नहीं करेगा तो धीमे धीमे चढ़ेगा। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है जिसका प्यूरिफिकेशन करना होता है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। और जो बेटा आपका सॉल्वेंट होता है, जो मिक्सचर लिया जाता है, वो जल्दी ऊपर चढ़ता है। जो जल्दी ऊपर चढ़ेगा वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसका कॉलम छोटा होगा। और ऑर्गेनिक कंपाउंड धीरे धीरे चढ़ेगा तो ऊपर तक जाएगा और बाद में एब्जॉर्ब होगा। तो ये आपका हो गया। अब नॉन पोलर कंपाउंड्स रिटेन्ड एट टॉप एंड पोलर कंपाउंड्स कम डाउन इन, नहीं, ये देखिए, नॉन पोलर कंपाउंड रिटेन्ड एट टॉप एंड पोलर कंपाउंड कम डाउन इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। नहीं, पोलर जो है, पोलर तो पोलर में जल्दी मूव करेगा तो टॉप तक पहुंचेगा। और नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड जल्दी मूव नहीं करेगा तो नीचे ही क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब। तो ये वाला भी बात गलत है आपका। RF ऑफ ए पोलर कंपाउंड इज स्मॉलर देन दैट ऑफ ए नॉन पोलर कंपाउंड। ये आपकी बात सही है। ठीक, जो बेटा पोलर कंपाउंड की RF की वैल्यू होगी, पोलर कंपाउंड की RF की वैल्यू होगी वो छोटी होती है, और नॉन पोलर कंपाउंड की RF की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहां पे ये स्टेटमेंट आपका सही है। RF इज एन इंटीग्रल वैल्यू। RF कुछ भी हो सकता है। ठीक, अगले क्वेश्चन में आइए। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है इन्होंने। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जेल्डोल मेथड इज एप्लीकेबल टू एस्टिमेट नाइट्रोजन इन pyridine। जेल्डोल मेथड इज एप्लीकेबल टू एस्टिमेट नाइट्रोजन इन pyridine। ढंग से देखिए, ये बेटा pyridine का स्ट्रक्चर हुआ, ये आपका pyridine का स्ट्रक्चर हुआ, pyridine का स्ट्रक्चर। अब हमने आपसे क्लास में कहा था कि अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाइट्रोजन रिंग के अंदर हो, अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाइट्रोजन रिंग के अंदर हो तो जेल्डोल मेथड के द्वारा वो डिटेक्ट नहीं होगा। तो स्टेटमेंट पहला गलत है। अब आइए दूसरा, द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन pyridine कैन इजिली बी कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट बाय जेल्डोल मेथड। बेटा जब ये नाइट्रोजन जो रिंग के अंदर है, जो हाईली स्टेबल है, ये बाहर निकलेगा ही नहीं तो कहां से अमोनियम सल्फेट में चेंज होगा। तो ये भी आपकी बात गलत है। मतलब स्टेटमेंट कौन सा चला गया, पहला। बोथ स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 गलत होंगे। फिर से सुन लीजिए, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन रिंग के अंदर है या नाइट्रोजन रेजोनेंस के कारण हाईली स्टेबल है तो कभी भी टूट के जेल्डोल मेथड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाइट्रोजन को हम जेल्डोल मेथड के द्वारा डिटेक्ट नहीं करेंगे। हमने आपसे कहा था क्लास में कि नाइट्रोजन को डिटेक्ट करने का बेटा 2 मेथड, एक का नाम ड्यूमास, एक का नाम जेल्डोल। ड्यूमास जो होता है वो यूनिवर्सल होता है, जेल्डोल यूनिवर्सल नहीं होता है। आगे आइए, मेथड used for purification of an organic compound are based on neither on nature of compound nor on the impurity present। गलत। बेटा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उनके प्यूरिफिकेशन का जो मेथड होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेचर पे भी प्रेजेंट होता है और क्या इंप्यूरिटी है इस पे भी डिपेंड करता है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई करने का जो क्राइटेरिया होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा है, जल्दी मेल्ट कर जा रहा है, बाद में मेल्ट कर रहा है, अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे वो उबल रहा है,
बॉइलिंग पॉइंट से नीचे उबल रहा है उस पर डिपेंड करता है। इंप्यूरिटी क्या है, इंप्यूरिटी वोलेटाइल है, इंप्यूरिटी नॉन वोलेटाइल है। तो बेटा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई करना है तो जो मेथड होता है वो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेचर और इंप्यूरिटी की प्रेजेंस पे भी डिपेंड करता है कि इंप्यूरिटी का नेचर क्या है। तो आंसर कौन सा जाएगा, थर्ड। अगला क्वेश्चन नंबर 11th। अब इस क्वेश्चन को बेटा आप काट दीजिए। इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो ये टोटल बेटा जो आपका पहला ऑर्गेनिक का चैप्टर है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अगले स्लाइड में आपका दूसरा करा दे रहे हैं। थैंक यू।